हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस वीडियो में हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बेसिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे चैप्टर से रिलेटेड, और उसी के दम पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझना है। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नाउ prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 from the following. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2022 हमें दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट के साइड सारा रिसीट होता है और क्रेडिट के साइड पेमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें रेवेन्यू आइटम्स भी होते हैं और कैपिटल आइटम्स भी होते हैं। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए इनमें से चुनना है कि कौन से आइटम्स रेवेन्यू नेचर के हैं, और उनको ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। जो कैपिटल नेचर के आइटम है उन्हें हमें बैलेंस शीट में लिखना है। सो यही आपके लिए प्रैक्टिस है, यही आपको समझना है और पहचानना है कि विच आइटम इज कैपिटल इन नेचर एंड विच आइटम इज रेवेन्यू इन नेचर। फाइन। जैसे कि डेबिट के साइड रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आइटम नहीं है। फाइन। सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये हमें, अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उसमें हमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखना है। तो ये अभी यहाँ पर सिर्फ 2 लाख लिखा है, मतलब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसे भी छोड़ दीजिए। नाउ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 40,000 के फर्नीचर को 30,000 में बेच दिया, ये भी रेवेन्यू है, तो इसमें 10,000 रुपीज़ हमें लिखना है। डोनेशन भी रेवेन्यू है, इसे आप पहचानिए कि ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, क्योंकि डोनेशन फॉर बिल्डिंग या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ सिंपल डोनेशन लिखा है, मतलब ये रेवेन्यू नेचर का है, इसे भी लिखना है। सो इधर का हो गया। अब पेमेंट साइड सैलरीज रेवेन्यू नेचर का है, रेंट रेवेन्यू नेचर का है, स्टेशनरी भी रेवेन्यू नेचर का है। डिफेंस बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, डिफेंस बॉन्ड। फर्नीचर भी एक एसेट है, ये दोनों एसेट है। बाइसाइकिल्स भी एसेट है, और कैश एट ऑन द क्लोजिंग डेट ये भी हमारे लिए एसेट है, तो ये हमें नहीं लिखना है। और सिर्फ जितना भी मैंने टिक किया है, राइट टिक किया है, उसी से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी प्रिपेयर्ड। सो सॉल्यूशन 38 in the books of an NPO, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉन्सेप्ट में ही बनाना है, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रखते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट या लॉस जैसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हमारे लिए बचता है खर्चा करने के बाद, उसे हम सरप्लस कहते हैं, और अगर इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड हम देखेंगे, पेमेंट साइड में ही हमें एक्सपेंडिचर मिलेंगे। फाइन। तो सबसे पहले है सैलरीज, तो 2 सैलरीज ₹4,80,000। देन रेंट भी रेवेन्यू नेचर का है, रिकरिंग होता है, हर महीने देना होता है ना, और इसी साल से रिलेटेड है ना, इसलिए हम इसे रेंट को भी हम रेवेन्यू ही लेते हैं। स्टेशनरी भी, स्टेशनरी 20,000 है, पेन पेंसिल बुक कॉपी वगैरह है ना, और फिर बस इतना ही आइटम है। बाकी के जो डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाइसाइकिल और क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फाइन। अब हमें इनकम के साइड लिखना है, तो रिसीट के तरफ देखेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट के तरफ देखने से पहला है कैश, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, एसेट होता है वो। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का होता है, सो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज ऑफ ₹9 लाख।
फिर है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ ये नहीं पता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फाइन, क्योंकि बुक वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मतलब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट लिखना है। किसी भी एसेट या इन्वेस्टमेंट के बेचने पर उससे जनरेट हुआ प्रॉफिट या लॉस को ही यहाँ जगह मिलेगी। तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में ये पता नहीं है, नहीं लिखेंगे इसे। नाउ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखिए बुक वैल्यू दिया है 40,000 और उसे हमने 30,000 में बेच दिया, तो ये लॉस हो गया, इसलिए हम उसे एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये कैसे हुआ? 40,000 माइनस 30,000, इसलिए 10,000 रुपीज यहां लिखेंगे। देन रिसीट की तरफ नेक्स्ट आइटम है डोनेशन, सो वी विल राइट बाय डोनेशन। डोनेशन कितना है? 10,000 रुपीज का है। दैट्स ऑल, इतना ही इंफॉर्मेशन है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर। देखिए बाय ऑब्जर्वेशन इनकम ही ज्यादा है, सो 9,10,000 रुपीज का ग्रैंड टोटल है। यहाँ भी 9,10,000 रुपीज लिखेंगे और यहाँ पर एक हमें अमाउंट इंसर्ट करना होगा, क्योंकि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, इसलिए ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये आ रहा है ₹3,50,000 और इसे हम कहते हैं सरप्लस, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। फाइन, इनकम ज्यादा है, देखिए 9,10,000 और एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ कितना है 5,60,000। यहाँ चारों को ऐड करेंगे तो सो जो बच गया वो हमारा क्या है? सरप्लस है। हम यहाँ प्रॉफिट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 39। फ्रॉम the given receipt and payment account and additional information of Friends Club for the year ended 31st March 2019, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019। यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फ्रेंड्स क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। डेबिट साइड होता है रिसीट, मतलब जितना भी अमाउंट हमें कैश में मिलता है उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जो भी पेमेंट कैश में किया जाता है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। राइट, अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, तो पहले हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं क्या है। डोनेशन मिला है, देन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000 रुपीज़ है। सब्सक्रिप्शन 3 साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिला, 3 साल का मतलब 3 साल से रिलेटेड। देखिए जो पिछले साल नहीं मिला था वो उसमें से 1,600 रुपीज़ हमें मिला। करंट ईयर का 60,000 मिला और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन 5,000 मिला है। फाइन, एंट्रेंस फीस भी है। फर्नीचर है, हमने खरीदा है 1 दिसंबर को। देन सैलरीज है, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम है, बुक्स है और फिर बाकी बचा हुआ पैसा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें पता चलता है कि साल के शुरू दिन में ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्नीचर ₹1 लाख, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ₹2,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹6,000। देखिए पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 2,000 हमें नहीं मिला था, जो कि इस साल हमें मिल गया। इस 2,000 में से 1,600 रुपीज मिल गया, मतलब इस 2,000 में से 400 मिलना अभी भी बाकी है ना। तो हमें 66,600 में 1,600 को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं। वाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। फाइन, उसी तरीके से 1920 का जो 5,000 है इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो सिर्फ 60,000 रुपीज को ही हमको लिखने की जरूरत है। लेकिन आगे इसमें देखते हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बारे में ही बात करें तो द क्लब हैड 75 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000। क्लब के पास 75 मेंबर्स है और हर मेंबर 1,000 रुपीज पे करता है। तो वाजिब सी बात है कि 75 इंटू 1,000 मतलब 75,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, जबकि मिला है कितना? 60,000 का। देखिए इस साल से रिलेटेड कितना सब्सक्रिप्शन मिला? 60,000। सो 15,000 रुपीज जो है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, ठीक है, जो हमें अगले साल मिलेगा होपफुली।
देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000 रुपीज का, तो हमने पेमेंट भी किया होगा, देखिए 1 लाख रुपीज पेमेंट किया है, उसमें से 6,000 रुपीज पिछले साल का है, तो हमें 1 लाख रुपीज में से 6,000 रुपीज लेस करना होगा। फिर लास्ट में देखेंगे चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नाउ ये फर्नीचर हमने इसी साल खरीदा है, पिछले साल देखो कोई फर्नीचर था, हाँ यहाँ पर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में फर्नीचर है, तो इस फर्नीचर पर साल भर का डेप्रीशिएशन लगाएंगे हम 10%। लेकिन ये जो परचेस किया गया है 1 दिसंबर को, इस पर भी 4 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगाएंगे, क्योंकि पर एनम वर्ड लिखा है, मतलब हमें महीने के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाना होगा। फाइन। फिर हम कंपेयर करेंगे इनकम को एक्सपेंडिचर से, जो बचेगा वो हमारा सरप्लस होगा, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो हमारा डेफिसिट होगा। फाइन। सो लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सॉल्यूशन 39। In the books of Friends Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट साइड इनकम है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नाउ एक्सपेंडिचर साइड लिखने के लिए हमें पेमेंट के साइड देखना होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया है उसके पेमेंट के साइड, और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही हमें यहाँ लिखना है। फर्नीचर खरीदा गया है, ये कैपिटल नेचर का है क्योंकि सालों साल ये लास्ट करता है। फर्नीचर का डेप्रीशिएशन हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन फर्नीचर नहीं लिख सकते। सैलरीज, सो ये रेवेन्यू नेचर का होता, मंथली होता है सैलरी। सैलरीज हमने 1 लाख रुपीज पटाया है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि पिछले साल का 6,000 रुपीज बचा हुआ था, वो हमने इस साल पटाया होगा इस 1 लाख रुपीज में, तो हम लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे इसे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज हम लेस कर देंगे और 94,000 रुपीज हम लिखेंगे। सो ये है करंट ईयर का सैलरी, ना कि 1 लाख। देन सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम इज ऑल्सो रेवेन्यू इन नेचर, ये 4,000 रुपीज। ये होता क्या है कि ऑनरेरियम का मतलब होता है जैसे कि हम सैलरी देते हैं किसी को, पेमेंट करते हैं, तो ये होता है ऑनरेरियम। सो ये भी एक तरीके का सैलरी ही है, या अगर वो सेक्रेटरी जो है वो सैलरी नहीं लेते हैं तो भी हम उन्हें कुछ अमाउंट देते हैं आउट ऑफ लव और आउट ऑफ जनरोसिटी। सो इन दिस वे इट इज ऑल्सो अ पेमेंट। नाउ बुक्स, नेक्स्ट आइटम है बुक्स। बुक्स कैपिटल नेचर का होता है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, अगर पीरियोडिकल्स या न्यूज़पेपर होता है तो हम उसे लिखते हैं, लेकिन बुक्स जो है वो शेल्फ में जाती हैं, कई सालों के लिए रहती हैं, कैपिटल नेचर। और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी एसेट है, उसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे। फाइन। अब हमें इनकम के साइड लिखने के लिए रिसीट के तरफ देखेंगे, डोनेशन। सो ये एक जनरल डोनेशन है, बाय डोनेशन, स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग एटसेट्रा। सो ये जनरल डोनेशन है। देन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। नाउ ये बहुत ट्रिकी चीज है, देखिए यहाँ सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, और उसका कोई बुक वैल्यू भी नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में, है ना तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ना एडिशनल इंफॉर्मेशन के फर्स्ट पॉइंट पे आप देखिए फर्नीचर सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग डेट को था ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब यह है कि स्पोर्ट्स मटेरियल का वैल्यू, बुक वैल्यू 0 है, और बुक वैल्यू 0 होने के बाद उसे 2,000 रुपीज में बेचा गया है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है। सो इसे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000 रुपीज। फाइन। हमेशा हमें बुक वैल्यू से कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस को लिखना है, अगर लॉस होता तो हम उसे डेबिट साइड लिखते। ये टोटल प्रॉफिट है क्योंकि बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू 0। फाइन। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में भी आप देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल का कोई भी बुक वैल्यू नहीं है, और उसके बावजूद भी हमने जो कबाड़ बेचा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, उससे हमें 2,000 रुपीज रियलाइज हुए हैं, तो ये पूरा प्रॉफिट है। देन सब्सक्रिप्शन, सो बाय सब्सक्रिप्शन
हमें सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ही लेना है। देखिए यहाँ 2017-18 का दिया है, 18-19 का दिया है, 19-20 का, और हम बना रहे हैं 2018-19 का। सो हम इससे 60,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। क्योंकि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 75 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर को 1,000 रुपीज़ देना है, तो 75,000 रुपीज़ का टोटल सब्सक्रिप्शन तो हमें लिखना ही है। उसमें से 60,000 हमें रिसीव हो गए, सो 15,000 रुपीज़ जो है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सो इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन को, टोटल सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे। देन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी रेवेन्यू नेचर का होता है। एंट्रेंस फीस ₹1,20,000 एडमिशन फीस है। बहुत सारे मेंबर्स हर साल क्लब ज्वाइन करते हैं और इसके कारण क्लब को एंट्रेंस फीस हर साल मिलता रहता है, इसलिए यह रेवेन्यू नेचर का है। नाउ डेप्रिशिएशन बच गया है। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। फाइन, पहला फर्नीचर तो 1 लाख रुपीज़ का है, इस पर हम पूरा डेप्रिशिएशन लगाएंगे 10%, तो ये हो गया 10,000 रुपीज़। और दूसरा जो हमने नया फर्नीचर खरीदा है, कितने का, 1,20,000 का। सो 1,20,000 पे भी 10% डेप्रिशिएशन लगेगा, लेकिन सिर्फ 4 मंथ्स के लिए लगेगा, क्योंकि हम उसे 1 दिसंबर को खरीदे। सो ये 4,000 रुपीज़, टोटल डेप्रिशिएशन इज 14,000। फाइन, इतना ही जानकारी हमें यहाँ लिखना है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे और सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द ग्रैंड टोटल हियर? ग्रैंड टोटल वी गेट हियर इज ₹2,41,000। सो इधर भी ₹2,41,000 बनाने के लिए हमें यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा 1,29,000, और इसी को हम सरप्लस कहते हैं। It is excess of income over expenditure. So this is the solution for question number 39. Now let us see the next question, question number 40. Following is the information given in respect of certain items of a sports club. Show these items in the income and expenditure account and balance sheet of the club as at 31st March 2022. Now, sports fund investment, interest on sports fund investment, donations for sports fund, then sports prizes awarded, expenses on sports event, then general fund investments, then interest on general fund investment. Now these are the information given, और इसे हमें समझना है, बताना है कि ये बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे जाएंगे। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन डिटेल इन सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 40। सो पहले हम बैलेंस शीट में शो करेंगे कि आइटम्स को किस तरीके से शो करना है। इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, कुछ आइटम को ही हमें शो करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड। सो स्पोर्ट्स फंड ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये जो डोनेशन हमें मिला है, स्पोर्ट्स फंड में जो भी पैसा जमा हुआ है वो स्पोर्ट्स के लिए ही खर्च होना है, इसलिए ये स्पेसिफिक है और इसे हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। लायबिलिटी ये इसलिए है क्योंकि जिम्मेदारी है कि स्पोर्ट्स में इस पैसे को खर्च करना है। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ लायबिलिटी, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। फाइन, स्पोर्ट्स फंड में हमारे पास 3,50,000 है और इसी अमाउंट को हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि ये और भी पैसा अर्न कर सके। सो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट। ये भी 3,50,000 रुपीज का है। फाइन, देन इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ₹40,000। सो अब ये जो इन्वेस्ट हो गया तो हमें इस पर इंटरेस्ट मिला है, तो इससे हमारा स्पोर्ट्स फंड बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट हो गया है ₹40,000 का। फाइन, और स्पोर्ट्स फंड
इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो बैंक में मिलेगा, तो हमको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स विल नॉट इंक्रीज। यहाँ पर अगर ये अक्रूड है, अगर अक्रूड है तो हम उसे यहाँ लिख सकते हैं अक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ मैं अक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ₹40,000। ये अलग से अगर मिल जाता है तो हम इसे बैंक में लिख लेते हैं, नहीं मिला है ऐसा मान करके अगर चल रहा है तो वो अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ रिसीव्ड करके तो नहीं लिखा हुआ। देन डोनेशन भी मिला है हमें स्पोर्ट्स फंड के लिए, सो प्लस डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड इज ₹1,50,000। सो स्पोर्ट्स फंड हमारा फिर बढ़ जाएगा, और कुछ भी चीज़ स्पोर्ट्स फंड में रिसीव तो नहीं हो रहा है। सो नाउ अगर हम इसे ऐड करते हैं तो स्पोर्ट्स फंड में टोटल अमाउंट आ गया है ₹5,40,000। ओके, नाउ स्पोर्ट्स फंड की स्थापना भी इसलिए हुई है कि स्पोर्ट्स के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ लिखा हुआ है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, सो हम इसे लेस कर देंगे। प्राइजेस अवॉर्डेड आर फॉर ₹1,00,000, सो ₹1,00,000 हम इसमें से यूज़ कर लिए, तो ये स्पोर्ट्स फंड कम हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट्स भी है ना, स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड इवेंट है, तो हम इसी फंड का पैसा यूज़ करेंगे और स्पोर्ट्स इवेंट में ₹40,000 लेस करेंगे, जो कि बुक में दिया हुआ है। नाउ अब कितना ₹4,00,000 का हमारे पास स्पोर्ट्स फंड बच गया है। सो दिस इज द डिटेल ऑफ स्पोर्ट्स फंड। देन नेक्स्ट है हमारे पास जनरल फंड। सो जनरल फंड जो होता है वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे स्पोर्ट्स फंड है वो स्पोर्ट्स के खर्चे हम स्पोर्ट्स फंड से निकाल रहे हैं। अब जनरल फंड में क्या रहेगा कि कोई भी अमाउंट हम इसमें से किसी भी मकसद से या किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जनरल फंड में 8 लाख रुपीस है, और जनरल फंड को इन्वेस्ट भी किया गया है। सो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी 8 लाख रुपीस का है। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट जो है इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि वो जनरल पर्पस का है, इसलिए उसे हम यहाँ ना लिख करके हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड शो करेंगे। फाइन, जनरल फंड जो है वो इसके इंटरेस्ट से इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो जनरली वो यूज़ हो जाता है, इसलिए हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। इस जनरल फंड से सैलरी भी दिया जा सकता है, रेंट भी चुकाया जा सकता है, व्हाट्स दैट ऑनरेरियम भी दिया जा सकता है, फर्नीचर भी खरीदा जा सकता है। तो वो ये अमाउंट हम उसे इनकम की तरह शो करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। सो हियर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सट्रैक्ट, और हमें यहाँ शो करना है कि जनरल फंड का इंटरेस्ट जो हमें ₹40,000 रिसीव हुआ है, हाउ मच इज दैट, ₹80,000, वो हमें यहाँ शो करना। सो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ₹80,000 इनकम साइड। लेकिन हम स्पोर्ट्स फंड के इंटरेस्ट को यहाँ शो नहीं करेंगे, वो कैपिटल नेचर होने के कारण वो स्पोर्ट्स फंड में जुड़ जाएगा, जो नहीं जुड़ेगा उसे ही हमें यहाँ शो करना है। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड व्हाट मोर यू वांट इन द वीडियोज दैट ऑल्सो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं आ रहा है वीडियो से संबंधित, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल।